गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास की हिस्ट्री में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं। जो सेकंड चैप्टर है हम लोगों का, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि राजा, किसान और नगर मीन्स आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईस्वी तक की घटनाएँ थी इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, उसके बारे में हम लोगों को देखना और समझना है। तो हम सब यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है और किस तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों का रहन सहन किस तरीके से था। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने कुछ विभिन्न प्रकार की लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए थे और यही वह काल था जब सिंधु सभ्यता और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। और उत्तर भारत, दक्कन पठार, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्कन पठार हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है विभिन्न चीज़ों के अवशेष दिखाई दिए। तो ये जो अवशेष दिखाई दिए, आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अवशेष बहुत ही इम्पोर्टेंस थे जो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ऋग्वेद के जो निर्माता जो आर्य लोग थे वे इस क्षेत्र में उत्तर भारत में बसे और कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं और वे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। और यही नहीं, दक्षिण भारत में शवों के भी अंतिम संस्कार के जिक्र सामने आए हैं। और महापाषाण काल के नाम के जो पत्थर हैं, जो ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े जो ढांचे मिले हैं वो भी साउथ में मिला है। और विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण भी मिले हैं और हथियारों को भी दफनाया गया था। ये सब जिक्र मिले हुए हैं अवशेष की खुदाई में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं और इस समय अनेक राज्य, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हो गया था, जिसे महाजनपद काल कहा जाता है। पूरे भारत में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है इस समय, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे और आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी लोग लड़ रहे थे और लोग लोहे वगैरह का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में कर रहे थे, जिससे कि वे लोग हथियार वगैरह बना सकें और उसका वो कर सकें। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो है सो हड़प्पा सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता के बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय आया तो इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों और अनेक तरह की स्रोतों का सहारा लेते हैं और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो घटनाएं पहले घटी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। भारतीय अभिलेख विज्ञान में अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र जो है, आप देखेंगे कि अभिलेख शास्त्र का भी बहुत बड़ा अपने आप में एक योगदान है, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख मिले जिनसे हम लोगों को इतिहास जानने में सहायता मिलती है और प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में भी सहायता हम लोगों को मिलती है। 1830 में कहा जाता है कि जो है सो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने, जेम्स प्रिंसेप ने, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला था। क्या निकाला था? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अर्थ निकालने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता अगर मिली थी तो मिला था प्रिंसेप को ही मिला था। जेम्स प्रिंसेप ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता प्राप्त किए थे। इसीलिए ये क्या किए थे, काम इनका क्या था? तो ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाले थे। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। अशोक के अभिलेख सबसे आरंभिक अभिलेख हैं और इसी अभिलेख में जो है मिले हैं आपके जो सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, ढांचे मिले हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र वहाँ पर किया गया है। तो ये अभिलेख पर बहुत सारी चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं, जिससे उस समय के इतिहास और तत्कालीन विषय के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। प्रिंसेप को
प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर नाम क्या लिखा गया है? उनका नाम अशोक भी लिखा मिलता है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। अशोक क्या थे? प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। इस शुद्ध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। क्या मिली? नई दिशा मिलती है। और क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। और उस समय क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया उन्होंने। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया था और इतिहासकारों को कई सारे साक्ष्य मिलने लगे थे जिससे वे तत्कालीन राजाओं, महाराजाओं और राजवंशों की जिक्र अपने लेख पत्रों में किया करते थे। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह कई बार छानबीन करने की कोशिश किया उन लोगों ने कि राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। और शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे इनके बीच में। बीच बीच में कई सारे ऐसे संबंध थे जो टूट जाया करते थे। तो इसलिए यह जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की 600 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईस्वी तक की घटना बताई गई है, यह इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक राज्य की बात करें तो 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है प्रारंभिक राज्य में। आरंभिक भारतीय इतिहास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है जिसे इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल में आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोगों और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है उस समय के। और महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एकमात्र एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। अब इसीलिए बहुत सारे अभिलेखों में, बहुत सारे लेखपत्रों में इतने राजवंशों का नाम बहुत ही कई बार लिया गया है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। किसका शासन था? राजा का शासन होता था। और जिसे लेकिन गण संघ के नाम से प्रसिद्ध कई राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। तो इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहा जाता था। भगवान महावीर जो थे और महात्मा बुद्ध जो थे, इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सके, क्योंकि उतने स्रोत नहीं मिलने पाए। लेकिन तो भी ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किले बंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की भी आवश्यकता पड़ती थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दिया था और अनेक सारे पुस्तक ऐसे लिखे गए जिसमें शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे
ऐसा कहा गया। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था और वे वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी था और इसलिए राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं, नौकरशाही तंत्र तैयार कर रखे थे और बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो इस तरह से आप 16 महाजनपदों के बारे में देखें कि 16 महाजनपद कौन कौन से कहाँ कहाँ पे थे। ये 16 महाजनपद हैं आपके सामने जो आपको मैप में दिखाई पड़ रहे हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में आप देख रहे हैं क्या क्या कहाँ पे है। कंबोज है, पुष्पकलावती है, गांधार है, तक्षशिला है और देखिए कहाँ पे हैं तो और आपके राजधानियाँ भी हैं इन सबके। इंद्रप्रस्थ है, क्या है, इंद्रप्रस्थ है और अहिछत्र है, कुरु है, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, अवंती, वत्स, वंग, मगध, कौशल, काशी, वज्जी, मल्ल, अंग और लास्ट में यहाँ पे अस्मक क्षेत्र था एक। इसलिए कई जगहों पर महाजनपद काल के अवशेष मिलते हैं। मैप में आपने देखा कि महाजनपद काल एक बहुत बड़ा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य को लेकर प्राचीन काल में अस्तित्व में आया और कई जगहों पर युद्ध के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त मिलती हैं। तो इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले कड़ी में हम लोग 16 महाजनपदों के प्रथम राज्य मगध की चर्चा करेंगे। तो मगध का ही उत्थान क्यों हुआ? अब ये भी प्रश्न उठता है कि मगध का ही केवल उत्थान क्यों होता है, मगध का ही केवल साम्राज्य क्यों उदय हुआ? क्योंकि मगध जो साम्राज्य था वह आधुनिक बिहार जो है यह चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध ज़्यादा शक्तिशाली होने पाया। मगध का उत्कर्ष इसलिए हुआ। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष अगर हुआ किसी का तो वह महाजनपद में मगध का हुआ और मगध के राजा लोग उत्कृष्ट और विद्वान और बलशाली राजा हुए इसमें। और यहाँ की जो क्षेत्र थे, जो भूमि थे वह उपजाऊ भूमि था, द्वाब क्षेत्र की भूमि थी जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता था, राजाओं को कर ज़्यादा प्राप्त होता था इसलिए। और यहाँ की जो राजघरानाएँ बनाई गई थीं, जो राजधानियाँ बनाई गई थीं वो या तो अभेद्य पहाड़ों पर बनाए गए थे, जो अभेद्य दुर्ग बनाए गए, या फिर नदियों से घिरा हुआ रहते थे जिससे बाहरी जनपदों के द्वारा हमला करना आसान नहीं था इनके ऊपर। इसलिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो मगध साम्राज्य में पहला वंश जो आता है और पहला वंश जो था वह हर्यक वंश था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में साथियों। आप लोग यहाँ तक पढ़ करके रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।